रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है मन की आंखों से इस कार्यक्रम में। हर बार हम एक नए व्यक्तित्व से मिलते हैं और जानते हैं वो किन चुनौतियों से पार करके अपनी जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। कई बार हम ऐसे साथियों से मिलते हैं जो बचपन से दृष्टिबाधित हैं। कई बार हम ऐसे भी लोगों से मिलते हैं जीवन के चलते रास्ते में उन्होंने अपनी दृष्टि को खो गए हैं। आज हमारे साथ बने हुए हैं संजीवनी गौतम जी। आप कोटा से हैं और फर्स्ट ब्लाइंड रेकी ग्रैंड मास्टर हैं। इससे आपने गेस कर लिया होगा, आप सभी पहचानते भी होंगे आपको। तो चलिए स्वागत करते हैं संजीवनी जी को रेडियो मधुबन पर और मन की आंखों से इस कार्यक्रम में। नमस्ते संजीवनी जी। नमस्ते दीदी जी, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ दीदी। रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजीवनी का प्यार भरा नमस्कार। संजीवनी जी, जैसे हमने सुना है कि आपकी जो दृष्टि है वो आपकी युवा अवस्था में चली गई है, तो फिर वो क्या हुआ था, किस कारण से चली गई, आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे? जी दीदी, एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं 18-19 साल की उम्र में मुझे चक्कर आने लग गए थे। तो लगा ये कि वीकनेस है, इस वजह से चक्कर आ रहे होंगे, तो ज़्यादा पहले ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब ज़्यादा ही चक्कर बढ़ने लगे तो डॉक्टर को दिखाया। सबसे पहले हार्ट के डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसको हार्ट की प्रॉब्लम है। इसकी तीनों मेन आर्टरीज जो हमारी होती है वो तीनों में ब्लॉकेजेस बताए कि एक 70-80% तीनों आर्टरीज ब्लॉक है। फिर उसका ट्रीटमेंट चालू हो गया। उसके बाद में एक्चुअली पता नहीं चल पाया कि रियल में प्रॉब्लम क्या थी। जब बोला डॉक्टर को कि आगे क्या ट्रीटमेंट चलेगा, तो डॉक्टर ने बोला कि इस प्रॉब्लम में तो स्टंट डलते हैं, लेकिन इसको स्टंट भी नहीं डल सकेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीक है। तो उसके बाद में फिर लेकिन इम्प्रूवमेंट, कुछ भी दवाइयाँ जो मैं ले रही थी उनसे इम्प्रूवमेंट आया नहीं। तो दूसरे डॉक्टर को दिखाया, किसी ने गाइड किया कि न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम है इसको। तो न्यूरोलॉजी की डॉक्टर को दिखाया। न्यूरोलॉजी के डॉक्टर ने भी अपना ट्रीटमेंट चालू कर दिया, लेकिन उससे भी कोई इम्प्रूवमेंट आया नहीं। ऐसे अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाया गया और लेकिन इम्प्रूवमेंट किसी भी डॉक्टर से कोई नहीं आया, किसी भी दवाई से इम्प्रूवमेंट आया नहीं। धीरे धीरे करके और मेरी तबीयत और ज़्यादा गिरती चली गई और मैं ऑन बेड हो गई। मेरे लेट बाथ वगैरह सब बेड पर होने लगे। मुझे धीरे धीरे ये स्थिति हो गई कि मुझे दूध में बिस्किट गलाकर चम्मच से दिया जाने लगा। मैं ऊपर अपना सर यूं कर ही नहीं सकती थी, बिल्कुल बेड पर ही मुझे सीधे लेटे रहना पड़ता था। और धीरे धीरे करके इसी ऊहापोह में मेरी दोनों आंखें चली गई, यूं कहिए दवाइयों के साइड इफेक्ट से शायद। तो उसके बाद में जब आंखों के डॉक्टर को दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि रेटिना स्विंक होकर डिटैच हो गया है दोनों आंखों का और ऑप्टिक नर्व भी डैमेज हो चुकी है, तो मतलब मैं अब कभी देख नहीं सकूंगी। फिर अलग अलग डॉक्टर्स को भी दिखाया आंखों के, जैसे शंकर नेत्रालय में चेन्नई भी गए हम लोग, अलग अलग जगह पे हमने दिखाया, लेकिन सब जगह से यही बोला गया कि अभी ये ठीक नहीं हो सकती। फिर उसके बाद में मतलब अब लास्ट बचा था कि अब मरने की ही सिचुएशन हो गई थी। ऐसी स्थिति हो गई कि आज मर जाएगी या कल मर जाएगी, कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा था। घर वाले बहुत परेशान और दुखी हो चुके थे कि करें तो क्या करें, क्योंकि वो हर डॉक्टर को दिखा चुके थे। आयुर्वेदिक डॉक्टर के अलग ट्रीटमेंट चल रहे थे, होम्योपैथी के अलग, एलोपैथी के अलग, सारे ट्रीटमेंट्स मुझ पे चल रहे थे, लेकिन इम्प्रूवमेंट किसी से भी नहीं आ पा रहा था। तो उसके बाद में मेरे घर वाले पूरी तरह से दुखी और हताश थे। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी आंखें जाने की वजह से। एक तरीके से डिप्रेशन की सिचुएशन बन गई थी और मेरे घर वालों की आंखों में केवल बेबसी के आंसू थे और मेरी आंखों में केवल मौत का इंतजार। स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। एक दिन हम सभी बैठे हुए थे, घर वाले मेरे पास ही रहते थे अक्सर, तो भैया के पास किसी का कॉल आया और उन्होंने हमें रेकी हीलिंग के बारे में बताया। मेरे भैया ने इमीडिएट, जब हमारे पास कोई आशा नहीं रहती तो हम हर एक चीज़ करके देख लेना चाहते हैं कि शायद इससे इम्प्रूवमेंट आए।
मेरे भैया ने वो थेरेपी सीखी और 2 दिन मुझ पे की, 2-3 दिन में ही मुझ में इम्प्रूवमेंट आने लगा। उसके बाद में धीरे धीरे करीब 3 महीने उन्होंने मुझे ये थेरेपी दी, जिसको रेकी हीलिंग थेरेपी बोलते हैं। और उसके बाद में मुझ में जो दवाइयाँ मुझे सूट नहीं हो रही थी, वो भी दवाइयाँ मुझे सूट होने लगी। धीरे धीरे मेरी तबीयत ठीक होने लगी। फिर मैंने भी ये थेरेपी सीखनी चाहिए कि मैं खुद इसको करूँगी। तो मेरा जो आज मैं फर्स्ट ब्लाइंड रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, लेकिन मेरा खुद का जो पहला अट्यूनमेंट हुआ वह लेटे हुए हुआ। उसके बाद मैंने ये थेरेपी शुरू की, अपना ट्रीटमेंट करना शुरू किया। धीरे धीरे मैं ठीक होती चली गई। उसके बाद मैंने आगे के लेवल सीखे और आज मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। बस मेरा विज़न ही 0 है, बाकी तो मैं सब काम करती हूँ। आज मैं यही थेरेपी के सारे लेवल्स करके, इसके 5 लेवल होते हैं, वो 5 लेवल मैंने कर लिए हैं और आज मैं रेकी सिखा भी रही हूँ और दूसरों की रेकी करती भी हूँ। बहुत सुंदर बात है संजीवनी जी कि जिसको कोई उम्मीद नहीं थी अपनी जीवन में और आप उम्मीद बन करके दूसरों के जीवन में खड़े हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है लाइफ में। संजीवनी जी, हम आपकी थोड़ी सी बचपन के बारे में और आपकी पढ़ाई, इन सभी चीजों के बारे में भी जानना चाहेंगे। ये तो हम जान गए कि आप लेट ब्लाइंड हैं, लेकिन आपका बचपन कैसा रहा और क्या उसमें ऐसा था कि आपको कहीं धीरे धीरे कमजोरी या कोई और चीज की महसूस हो रही थी जिसके ऊपर नजर नहीं गया और सडनली आपको ये फेस करना पड़ा? मैं कोटा में ही पैदा हुई हूँ और कोटा में ही मेरी स्कूलिंग हुई है। बचपन में मैं काफ़ी इंटेलिजेंट लड़की रही। डांस वगैरह में पार्टिसिपेट मैंने किया, स्कूल भी मैंने टॉप किया और पढ़ने में मैं शुरू से ही बहुत अच्छी थी। और मुझे मेहंदी वगैरह लगाने का और गर्ल्स के जो भी शौक होते हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा थे। पेंटिंग वगैरह में भी मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है। तो और स्कूल की टॉपर भी रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा था उस टाइम पे तो। और बिल्कुल भी ये नहीं था कि मुझे किसी भी रीज़न करके वीकनेस हो। हाँ, दुबली पतली मैं शुरू से ही रही हूँ, लेकिन वीकनेस नहीं थी। फिजिकली मुझे कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं रही। अचानक से ये क्या हुआ कुछ भी समझ नहीं, अभी तक भी मतलब पता नहीं चला कि मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई थी, बीमारी क्या थी। सो ये प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होने के कारण आपके साथ ये हुआ है? जी जी। तो डॉक्टर्स अभी भी कोशिश करते हैं आपके साथ क्या हुआ समझने के लिए? जिस डॉक्टर के पास में गए उन्होंने ही अपना मतलब, किसी भी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली जिसके पास भी गए उसी ने अपना ट्रीटमेंट चालू कर दिया और अपनी दवाइयाँ शुरू कर दी। तो और इम्प्रूवमेंट फिर उन दवाइयों से कुछ आया नहीं। सो आप अभी भी डांस और पेंटिंग ये सब चीजें करते हैं? दीदी अभी तो नहीं करती हूँ, क्योंकि ये तो आगे जाने के बाद तो थोड़ा पॉसिबल हो नहीं पाया। हाँ, डांस वगैरह करती हूँ, लेकिन पेंटिंग वगैरह नहीं कर पाती हूँ। ओके। तो आप जैसे रेकी मास्टर हैं, तो ये रेकी में क्या करते हैं आप? जी, मैं बताती हूँ दीदी। रेकी हीलिंग एक्चुअली एक ऊर्जा चिकित्सा इसको कहा जाता है। ये है तो इंडिया की ही थेरेपी है। जो हमारे भगवान बुद्ध हुए हैं उनकी जो बुक है लोटस सूत्रा, उसमें रेकी के बारे में पूरा डिटेल से दिया हुआ है। ये इंडिया की ही थेरेपी है, लेकिन धीरे धीरे करके ये इंडिया से लुप्त हो गई। तो जापान में यह मिकाओ उसुई सर के द्वारा री इन्वेंट की गई है। इसका री इन्वेंशन हुआ है और अब ये जापान की थेरेपी कहलाती है। इसमें रे की 2 शब्द हैं। रे का मतलब होता है सर्वव्यापी जीवनी शक्ति। रे का मतलब होता है सर्वव्यापी और की का मतलब होता है जीवनी शक्ति, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। तो जैसे यह ऊर्जा हमें निरंतर मिल ही रही है, लेकिन इस ऊर्जा को एक नए तरीके की एक टेक्निक से आह्वान करके और जब हमारे ऊपर प्रवाहित किया जाता है उसको बोलते हैं रेकी एनर्जी। तो जैसे
ये रेकी एनर्जी, रेकी थेरेपी एक ध्यान पे आधारित एक पद्धति है जिसमें लोगों का ऊर्जा के द्वारा चिकित्सा होती है, सर्वव्यापी जीवनी शक्ति के द्वारा जिसमें चिकित्सा की जाती है। इसमें फिजिकल लेवल, मेंटल, इमोशनल और सभी लेवल्स पे इसका यूज किया जाता है। जब इस ऊर्जा का प्रवाह हम पर अच्छा रहता है तो हम स्वस्थ रहते हैं, और जब इस ऊर्जा का प्रवाह हम पे कम हो जाता है तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। सभी लेवल्स पे मन अशांत होने लगता है और हमारे रिश्ते खराब होने लगते हैं। जब मन अशांत रहेगा तो रिश्ते खराब होने लगते हैं और हमारा स्वास्थ्य भी धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो ये एक तरीके की बेसिकली ऊर्जा चिकित्सा है। ओके, मतलब आप मानसिक लेवल पे काम करते हैं कि जो भी पीड़ित है या फिर जो भी दर्द में है उनको आप एक पॉजिटिव एनर्जी दे, जिससे वो लोग अपनी दुख को भूल जाए, अपनी पीड़ा को भूल जाए और शांति की अनुभूति कर सके। एक्चुअली क्या होता है ना, पीड़ा को भूल जाए नहीं दीदी, वो वहाँ पर क्या होता है कि वो ऊर्जा ही चेंज हो जाती है। हम भी तो एनर्जी ही है, एनर्जी का ही स्वरूप है। जब नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है तो हमें तकलीफ आती है, चाहे वो मानसिक हो चाहे फिजिकल लेवल पे हमें बीमारी हो। जब हम सकारात्मक ऊर्जा देते हैं तो वह ऊर्जा वहाँ की एनर्जी को परिवर्तित कर देती है और वह मानसिक रोगी भी ठीक हो जाता है, उसको शांति प्रतीत होती है और वह उसका रोग भी चला जाता है धीरे धीरे करके। जी, जैसे reiki.org की साइट पर आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, रेकी इज अ जापानीज टेक्निक फॉर स्ट्रेस रिडक्शन एंड रिलैक्सेशन। रेकी एक तनाव कमी करने वाली और आराम पहुंचाने वाली पद्धति, जापानी पद्धति है। वहाँ वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अगर हम रेकी से कहते हैं कि हम रेकी से उपचार करते हैं तो लोग इसे मेडिकल सर्विसेज का रिप्लेसमेंट समझ लेते हैं। रेकी मेडिकल सर्विसेज का रिप्लेसमेंट नहीं है, रेकी ऊर्जा बढ़ाने का एक माध्यम है। रेकी ध्यान पर आधारित एक पद्धति है जिससे आपकी ऊर्जा बढ़ाई जा सकती है और जिस ऊर्जा बढ़ने से आप बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। हाँ, रेगुलर बेसिस पे यदि आप रेकी करते हैं, इस थेरेपी को अपनाते हैं, तो आपको दवाइयों की जरूरत कम पड़ती है या पड़ती ही नहीं है। आप बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। जब आपकी ऊर्जा बिल्कुल स्वस्थ रहती है, पूरा भरपूर आप ऊर्जा से रहते हैं, तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं हर लेवल पे। जी, संजीवनी जी, जैसे आपने कहा कि आप बिल्कुल बेड रिडन हो गए थे, उस टाइम पे आपके भाई ने रेकी के बारे में जाना, तो जैसे जैसे रेकी आपके ऊपर करते गए वैसे वैसे आप फिर नॉर्मल होते गए? जी दीदी, मैं बिल्कुल, जो दवाइयाँ मुझे सूट नहीं कर रही थी या नेगेटिव इम्पैक्ट जिन दवाइयों का आ रहा था, वो भी दवाइयाँ मुझ पे सूट होने लगी और धीरे धीरे करके मैं ठीक होती चली गई। मैं मतलब जो लेटी हुई रहती थी वो पीछे पिलो लगाकर मुझे बिठा दिया जाने लगा धीरे धीरे, और फिर उसके बाद मैं बैठ कर चलने लगी। उसके बाद धीरे धीरे फिर मैं खड़ी होने लगी और आज मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ और नॉर्मल लोगों का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ब्लाइंड्स के साथ साथ नॉर्मल लोग, मेरे जो अधिकतर पेशेंट्स हैं जो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, हीलिंग के लिए आते हैं, वो नॉर्मल होते हैं। जी, जैसे आपने कहा कि आप फर्स्ट ब्लाइंड रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, जी, ये कोई भी दिव्यांग साथी या दृष्टिबाधित साथी कर सकते हैं या इसमें भी कोई ऐसी चैलेंजिंग चीज होता है? क्या यूनिकनेस है अगर कोई दिव्यांग साथी इसको करते हैं तो? इसको क्या है, जैसे मैंने फर्स्ट लेवल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन सेकंड लेवल से इसमें सिंबल्स होते हैं। तो जब मैंने सेकंड लेवल करने के लिए कहा और सर से बात हुई तो उन्होंने मुझे क्लियर मना कर दिया कि इसको हम नहीं सिखा सकते क्योंकि ये सिंबल्स कैसे सीखेगी और बिना सिंबल्स के आगे डिस्टेंस हीलिंग हो नहीं सकती है। तो पहले तो सर ने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया। उसके बाद में जब हमने दोबारा रिक्वेस्ट की और भैया ने कहा कि इसे मैं सिखा दूंगा, मेरे भैया ने, तो फिर उसके बाद में जब उन्होंने दोबारा वो मुझसे मिले और जब देखा उन्होंने कि एक बार मुझे सिंबल ड्रॉ करके बताओ, तो जैसे ही मैंने सिंबल ड्रॉ किए तो वो इतना खुश हो गए और उन्हें इतना अच्छा लगा कि नहीं, ये सीख सकती है।
और फिर उन्होंने मेरा शक्तिपात किया, जो कि रेकी हीलिंग में बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन फर्स्ट में उन्होंने भी मना कर दिया था। हाँ, सभी लोग इसे सीख सकते हैं, कर सकते हैं, ब्लाइंड्स भी सीख सकते हैं। मैं ब्लाइंड्स को खुद भी सिखा रही हूँ। उनको सिखाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि उन्हें सिंबल्स बताने पड़ते हैं। बाकी सब सीख सकते हैं, सब कर सकते हैं। जिसे भी अपने जीवन में स्वस्थ रहना है, शांत रहना है, या अपने चैलेंजेस से, किसी भी प्रकार के चैलेंजेस से बाहर आना है, उसे रेकी थेरेपी को अपनाना चाहिए। ये बहुत शानदार थेरेपी है। इसी से मैं भी ठीक हुई हूँ, और उसके बाद में मैंने कई लोगों की ये थेरेपी यूज करके देखी है, और लोगों में चेंजेस आते हैं। वो अपनी लाइफ के चैलेंजेस से बाहर आए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज अपना जीवन बहुत अच्छे से जी रहे हैं, और पहले वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थे। जब उनकी हीलिंग हुई तो वो आज बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे हैं, बहुत नॉर्मल तरीके से, बहुत सुंदर लाइफ जी रहे हैं। संजीवनी जी, जब भी हम ये रेकी या हीलिंग की ये बातें सुन रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही पुरातन जानी मानी चीज है। जैसे घर पे नाना दादी होते थे पुराने जमाने में, वो लोग पूजा पाठ करते थे या व्रत रख लेते थे, तो उन लोगों को ये विश्वास होता था कि उनकी जो व्रत या उनका जो शुभ संकल्प है उसका असर होता है। तो ये भी एक ऐसी ही चीज है, आपको लगता है? नहीं, एक्चुअली ये साइंटिफिकली प्रूव की गई है, क्योंकि ऊर्जा है। ऊर्जा मान्यता से नहीं चलती। हाँ, ऊर्जा को हम देख नहीं सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के जो प्रभाव है उनको देखा जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी से आज आप क्या नहीं कर सकते। तो रेकी हीलिंग के भी यह ऊर्जा है। ऊर्जा दिखाई नहीं देती, लेकिन ऊर्जा के प्रभाव पता चलते हैं। जब आप इसको सीखते हैं, इसको रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो आपको इम्प्रूवमेंट स्वतः ही नजर आने लगता है। तो ये ध्यान पर आधारित एक पद्धति है। मेडिटेशन जब हम करते हैं तो केवल जो मेडिटेशन कर रहा है उसको पता चलता है कि क्या हो रहा है, लेकिन दूसरा तो उसको देखकर नहीं पता कर सकता ना कि क्या हो रहा है। यह ऊर्जा चिकित्सा है। ऊर्जा के लिए वैसे भी कहा गया है ना कि ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, ऊर्जा को बनाया नहीं जा सकता, ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। तो हम जब सकारात्मक अपनी सोच को करते हैं और उसके साथ साथ में हम रेकी हीलिंग को भी यूज करते हैं, तो प्रभाव डबल हो जाता है। इसे हम दिखा नहीं सकते फिजिकली फॉर्म में, लेकिन इसके जो प्रभाव है उनको हम महसूस कर सकते हैं। और मैं तो खुद भी इसी से ठीक हुई हूँ, इसलिए मैं तो जानती हूँ कि ये थेरेपी वर्क करती है। मान्यता की बात नहीं है, ये कोई अंधविश्वास की बात नहीं है। इसे आप करके देखें। ये स्पर्श चिकित्सा है और हमारे भारत की पुरानी चिकित्सा है, जो भगवान बुद्ध के समय से ये आई है। स्पर्श चिकित्सा इसको पहले हम बोलते थे, आज हम इसे रेकी नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका री इन्वेंशन जापान में जाकर हुआ। तो इसे हम रेकी बोलते हैं। जैसे ची एनर्जी है, जैसे यिन यान एनर्जी है, तो ये भी हमारी शिव शक्ति इसको हम बोल सकते हैं। ये सर्वव्यापी जीवनी शक्ति है और इसी से हर एक चीज चल रही है। जैसा आपने कहा कि ये रेकी एक ऊर्जा है, साइंटिफिकली प्रूवन है, तो उसमें भी आप कुछ तो सोचते होंगे ना, कैसे भेजते हैं आप एनर्जी को? ये इसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती है जी, जैसे कि इसके 5 लेवल होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर। इनमें फर्स्ट सेकंड लेवल में ये सिखाया जाता है कि रेकी का सबसे पहले हम आह्वान करते हैं, और जब हम आह्वान करते हैं तो वो हमारे हाथों में प्रवाहित होने लगती है, हमारे क्राउन चक्र से आकर पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगती है। और हम हाथों के द्वारा फर्स्ट लेवल में हाथों को टच करके वो एनर्जी की फीलिंग आती है। जब हमारा फर्स्ट शक्तिपात होता है गुरु के द्वारा, तो वो एनर्जी की फीलिंग, एनर्जी हमें हाथों में अनुभव होने लगती है। फर्स्ट लेवल में हमें हाथों से हीलिंग करनी होती है। सेकंड लेवल के बाद हम डिस्टेंस से हीलिंग करते हैं। हीलिंग के अनुसार हमारे सूक्ष्म शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिनमें चक्र उन्हें कहते हैं जिनमें ऊर्जा का घनत्व बहुत अधिक होता है, उन्हें चक्र कहा जाता है। ये 7 चक्र होते हैं हीलिंग के अकॉर्डिंग।
तो इन चक्रों में जब एनर्जी का प्रवाह बहुत अच्छा होता है तो हम स्वस्थ रहते हैं हर लेवल पर। और जब इन चक्रों में एनर्जी का प्रवाह कम हो जाता है या कभी कभी बंद हो जाता है तो फिर हमारे प्रॉब्लम आने लगती है। फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे हमें प्रॉब्लम आने लगती है। और जब रेकी के द्वारा हम ऊर्जा का आह्वान करते हैं और ऊर्जा हमारे शरीर से पुनः प्रवाहित होने लगती है और ये चक्र धीरे धीरे करके वापस से ठीक हो जाते हैं ऊर्जा के ही द्वारा, तो फिर हम वापस से स्वस्थ होने लगते हैं। इसमें रेकी में शक्तिपात होता है जो गुरु के द्वारा होता है हमारी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए और हमारी ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए। तो ये जो रेकी है किसी भी प्रकार का इंसान सीख सकता है, बच्चे, हाँ, बूढ़े, कोई भी एनर्जी? जी जी, सभी सीख सकते हैं। बस रेकी सीखने के लिए आपके दोनों हाथ होना जरूरी है, बस इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हर कोई, बच्चे, बूढ़े, जवान, अनपढ़, पढ़े लिखे, सब कोई इसको सीख सकते हैं। कई बार हम ऐसे सुनते हैं कि आप रेकी कर रहे हैं और वो जो सामने वाले के अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको हैंडल नहीं कर पाया और उसका असर जो हीलिंग करने वाले हैं उनके ऊपर आ जाता है। बेसिकली क्या होता है ना कि जब हम किसी की हीलिंग करते हैं तो सबसे पहला मेथड जो हमें बताया जाता है वो है खुद को प्रोटेक्ट करना। हमको खुद को प्रोटेक्ट करना है, उसके बाद सामने वाले की हीलिंग करनी है। लेकिन यदि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हीलर सेंसिटिव है तो दूसरे को जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो हमारे शरीर पे हमें फील होने लगती है, लेकिन वो इतनी ही देर रहती है जितनी देर हीलिंग चल रही है। फिर वह जैसे ही हीलिंग क्लोज होती है वो प्रॉब्लम अपने आप चली जाती है। पहली बात तो ऐसा होता नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई सीवियर नेगेटिव है और उसकी नेगेटिविटी ने हीलर को पे असर भी डाल दिया तो वो उतनी ही देर रहेगा जितनी देर हीलिंग चलती है। वो परमानेंट आपको हार्म नहीं करेगा और फिर वो चला जाएगा। जैसे ही हीलिंग क्लोज होगी, रेगुलर बेसिस पे हीलिंग होगी, वो पेशेंट से भी चली जाएगी नेगेटिविटी और आपके ऊपर तो वो आ ही नहीं सकती। अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके करते हैं तो वो आएगी ही नहीं, और किसी भी रीजन करके अगर थोड़ा बहुत आ भी जाती है तो वो हीलिंग क्लोज होते होते चली जाती है। जी, बहुत सुंदर बात है। जैसे क्या होता है ना, मान लीजिए एक गंदे पानी की बाल्टी है जिसमें कचरा है, कबाड़ है, गंदगी भरी हुई है, तो उसको हम स्वच्छ पानी के नल के नीचे रखेंगे। हमने पानी का नल चलाया बहुत तेजी से, उसके बाद में धीरे धीरे क्या है, अगर उसका जो कचरा है बाल्टी का वो ऊपर आने लगता है धीरे धीरे करके। जैसे जैसे उसमें स्वच्छ पानी जाएगा वैसे वैसे कचरा सरफेस पे आ जाता है। एकदम से तो पूरा कचरा जाएगा नहीं, पहले सरफेस पे आएगा। ऐसे करते करते जब पानी हम बंद नहीं करते हैं, चलता रहता है, तो उसके बाद में बाल्टी से कचरा नीचे निकलने लगता है। धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि सारा कचरा नाली में चला जाता है और बाल्टी स्वच्छ पानी से भर जाती है। इस थेरेपी में भी ऐसे ही है। जब हम एनर्जी देना शुरू करते हैं तो जिनकी भी नेगेटिविटी है वो थोड़ी सरफेस पे आने लगती है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप चली जाती है। परमानेंट ट्रीटमेंट उसका हो जाता है जब हम रेगुलर बेसिस पे हीलिंग करते हैं तो। जी, संजीवनी जी, जैसा आपका नाम है वैसा आप काम भी कर रहे हैं। शायद इसीलिए भगवान ने आपको इतनी सारी परिस्थितियां दी कि आप ये सभी चीजें सीख जाए और एक जीवन दान देने वाले बन जाए। ऐसा लगता है आपको? जी दीदी, बिल्कुल। अभी मतलब जब कहा जाता है ना ब्लाइंड्स पे कोई कुछ, जैसे कोई भी किसी भी तरह की ब्लाइंड की हेल्प करता है तो वो ऐसा बोलता है बेचारा ब्लाइंड है, विक्टिम जैसी फीलिंग हमको वो देता है। लेकिन आज मैं साइटेड लोगों को ठीक कर रही हूँ, मेरे सारे पेशेंट्स साइटेड हैं, तो लेकिन मैं तो ऐसा फील नहीं करती ना कि बेचारे इनका मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ। फिर हम लोगों के साथ में ऐसा क्यों होता है कि हमें ऐसी नजर से देखा जाता है कि हम बेचारे हैं? हम बेचारे नहीं हैं, हम विक्टिम नहीं है, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। आज ब्लाइंड क्या नहीं कर रहे हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं आज साइटेड पेशेंट्स की हीलिंग करती हूँ और उनको उनके चैलेंजेस से बाहर ला रही हूँ, उनको ठीक कर रही हूँ।
हर लेवल पे मैंने इतने मतलब लकवा वगैरह की प्रॉब्लम को भी ठीक किया है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट है, जैसे एक कैंसर के पेशेंट है, उनकी मैंने रेगुलर ट्रीटमेंट किया तो वो आज बिल्कुल सही है और अच्छा जीवन जी रहे हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको हमने हील किया है, ठीक किया है। तो सब साइटेड लोग ही हैं। रिलेशंस में मैंने बहुत सारे रिश्तों को ठीक किया है एनर्जी देकर। मेंटल लेवल पे मैंने बहुत सारे लोगों को, जैसे बहुत सारे लोगों को आज प्रॉब्लम रहती है, हमको नींद नहीं आती, हम डिप्रेशन में हैं, हमारे थॉट्स अच्छे नहीं चलते, नेगेटिव चलते हैं, तो उन लोगों को भी हीलिंग देकर ठीक किया जा सकता है, उनके मेंटल लेवल को ठीक किया जा सकता है। क्या नहीं कर सकते हैं हम आज? सब कुछ कर सकते हैं और कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए। जैसे आपने कहा कि दर्द किसी का भी हो सकता है और हम मानवता की आधार से एक दूसरे को मदद करें। ऐसा नहीं कि लाचार है इसलिए हम कर रहे हैं। कामयाब या काबिल तो हर कोई है, बस हर एक को अगर एक दूसरे की सहायता मिल जाती है तो हम जीवन में बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। संजीवनी जी, आपने रेकी सीखा, इतने सारे चैलेंजेस को फेस किया, जहाँ पे आप अपनी लाइफ को एक टर्निंग पॉइंट देने वाले थे 18-19 साल की उम्र में। आप अपनी लाइफ को समझने लगते हैं, अपने आप को एक दिशा देने लगते हैं। उस टाइम पे पूरा कोलैप्स हो गया और क्या करना है क्या नहीं करना है आपको भी नहीं पता है और आपसे भी ज्यादा फैमिली वालों को इतनी सारी परेशानियां कि कैसे आपको ठीक करे और घर में फिर से वापस ऐसे माहौल कैसे लेके आए। तो कैसे आपकी फैमिली ने इन सभी चीजों को हैंडल किया? मेरे मम्मी पापा वगैरह और मेरे भैया बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे हैं शुरू से ही। जब भी मेरी तबीयत खराब हुई उन्होंने मुझे हमेशा यही बोला, मेरे पापा और मेरे भैया जो हमेशा यही बोलते थे कि नहीं ठीक हो जाएगी, बीमार ही तो है, बीमारियां ठीक हो जाती है ना, ठीक हो जाएगी। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। कभी भी मेरे पापा या मेरे भैया मम्मी वगैरह कभी भी मुझ पे इस तरह नहीं कि कब से बीमार है। मेरी स्थिति करीब 5 साल तक मैं ऑन बेड रही हूँ, लेकिन कभी भी उन्होंने ऐसा फील नहीं किया और नहीं करवाया कि ये ठीक कब होगी या क्या होगा। हमेशा वो पॉजिटिव रहे और उस पॉजिटिविटी ने ही शायद मुझे भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार होने से बचाया। कहीं ना कहीं मन में था कि मैं ठीक हो जाऊंगी, नहीं मैं ठीक हो जाऊंगी। जब सिचुएशन ये हो गई कि अभी ये जिंदा बचेगी कल या मर जाएगी, उस सिचुएशन में मेरे भैया मेरे पास मेरे साथ खड़े रहते थे कि नहीं बेटा तू जरूर ठीक होगी। लेकिन जिस दिन मेरी आंखें गई उस दिन सुबह सुबह मम्मी मुझे दूध और बिस्किट लेके आई, चम्मच से मेरे मुंह में जैसे ही वो डालने लगी, मैंने कहा मम्मी आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे। तो एकदम मम्मी ने बोला क्या बोल रही है? वो तो एकदम शॉक्ड हो गई कि तुझे मैं दिखाई नहीं दे रही। मैंने बोला नहीं। और इतने में उन्होंने फिर एकदम पापा को बुलाया, शोर हुआ कि इसको दिखाई कैसे नहीं दे रहा, इसको दिखाई नहीं दे रहा। तो एकदम भैया भी पास ही थे, तो एकदम वो भी सो रहे थे, तो एकदम उठ के आए और जैसे मतलब रोने वाला माहौल घर में क्रिएट हो गया। सब लोग जोर जोर से रोने लगे, भैया मुझसे लिपट कर रोने लगे, तुझे मैं दिखाई नहीं दे रहा, तुझे दिखाई नहीं दे रहा बच्ची। क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी और सबसे लाडली रही, तो ऐसा माहौल हो गया, बिल्कुल सब लोग रोने लगे। और फटाफट से मुझे पापा ने गोद में उठा के और ऑटो बुलवाया और फटाफट से डॉक्टर के लेके गए। लेकिन डॉक्टर ने भी फिर क्लियर बोला कि नहीं कुछ हो नहीं सकता। उसके बाद शुरू हुआ कि अभी इस डॉक्टर के आई स्पेशलिस्ट के जाना है। एक तो मैं चल नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, उसके बाद में एक बॉडी की तरह मुझे ले जाके मतलब एक लाश की तरह उठा के ले जाना और उसके बाद डॉक्टर को दिखाना, फिर उसका मना कर देना। बहुत मतलब उस टाइम पे इतना स्ट्रगल रहा मेरे खुद के अंदर भी और मेरे पेरेंट्स के परिवार में भी। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हम लोगों ने उस टाइम पे स्ट्रगल का सामना किया। सब लोग एक तरीके से पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ निराशा होती है वहीं आशा की किरण भी आती है। और स्ट्रगल ईश्वर उसी को देता है जो उसे फेस करके आगे बढ़ जाता है। तो बस उसके बाद में फिर हीलिंग आई, एक रोशनी की किरण, और उसके बाद तो फिर सब अच्छा होता चला गया। आज मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है,
मेरे पापा बहुत खुश हैं मेरे काम से। जब नए नए पेशेंट घर पे आते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, खुश हो जाते हैं, तो उससे मेरे परिवार की खुशी दुगनी हो जाती है। अच्छी बात है। संजीवनी जी, क्या आपकी परिवार की कोई सदस्य है जिनके साथ हम बात कर सकते हैं अभी? हाँ बिल्कुल, मेरे भैया से आप बात कर सकते हैं। जी नमस्ते मैम। नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास। आप अपना परिचय देंगे हमारे श्रोताओं को? हाँ, मैं संजीवनी का भैया नरेश गौतम और श्री राम फर्टिलाइजर एंड केमिकल कोटा में काम करता हूँ। मैं करीब 20-21 साल की जॉब हो गई है मेरी यहाँ पर। और मेरे परिवार में मेरी वाइफ के अलावा 2 बेटियां हैं, मम्मी पापा है और संजीवनी है जी। जैसे हम संजीवनी जी से बातचीत कर रहे हैं कि आपको आपकी बहन से बहुत प्यार है, उनके लिए आप बहुत कुछ करते हैं, तो सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद कहना चाहेंगे कि आप एक भाई की जिम्मेवारी निभा रहे हैं, बहन को इतना अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं। और हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि जब पूरा थम सा गया है जी। संजीवनी की जीवन में, कितना भी आप लोग प्रयास कर रहे हैं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन और भी बिगड़ता गया है हालत जी। ऐसे में आप अपने आप को कैसे इतना स्ट्रांग रखा और कैसे आप आगे बढ़े और फिर से कैसे उनको इस मुकाम पर लेके आए आप? ये तो ईश्वर का साथ ही था। उस समय तो कुछ लगता नहीं था कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है करके, लेकिन कहीं ना कहीं उस स्ट्रगल से बाहर आ गए। हमें एक के बाद एक रास्ता मिलता चला गया। एक्चुअली डॉक्टर्स ने तो डिमोटिवेट ही किया हमको शुरू से लेकर एंड तक, और अभी तक भी स्थितियां वही है। लेकिन ये हीलिंग मेडिटेशन ये हमारी लाइफ में उस समय जो आया, इसने चमत्कार कर दिया जी। कैसे न कैसे करके फिर संभल गए। उस समय पर थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो डायरेक्शन थोड़ा चेंज हुआ। स्ट्रगल जब बहुत ज्यादा लाइफ में आया तो ईश्वर के प्रति थोड़ा सा धन्यवाद भी पैदा हुआ, उससे शिकायत भी पैदा हुई, उसमें भावना उस तरफ जुड़ी थोड़ा सा, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए। तो फिर ये जो इस तरह की थेरेपीज भी थी दुनिया में, थी तो सही, हमें पता नहीं था। तो फिर रेकी वगैरह आई लाइफ में, तो फिर इसने थोड़ा सा शिफ्ट करना चालू किया, तो फिर चेंजेस आते चले गए। और फिर हम बहुत इंटेंसिटी से लगे, क्योंकि हर तरफ से हताश निराश व्यक्ति जब होता है और कहीं से कोई रिजल्ट आना चालू होता है ना, तो फिर उसी तरफ ही उसका पूरा पोटेंशियल उस तरफ लगा देता है। तो मेरी जॉब के अलावा जो भी समय मिलता था इसकी हीलिंग में, इसको सिखाने में, खुद के सीखने में, इसमें फिर हमने टाइम लगाया, तो फिर इससे रिजल्ट है। अभी रेकी ग्रैंड मास्टर में खुद भी हूँ, क्योंकि जो कुछ भी इसने सीखा है वो सब मैंने सीख करके फिर इसको मैं जब उसमें परफेक्टली मुझे लगा कि हाँ ये वर्थ चीज ऐसी है जिसमें सच में इसको फायदा होगा, तो फिर इसको भी सिखाया। लेकिन अब आज ये प्रैक्टिस करती है इसके पेशेंट से। रेकी ग्रैंड मास्टर मैं भी हूँ, लेकिन न कोई मेरा पेशेंट है, न मैं ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं कर पाता हूँ अभी तो, क्योंकि समय मुझे मिलता नहीं है। लेकिन इसके रिजल्ट है, सच में ही रिजल्ट है। ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है लड़की, और बहुत अच्छा काम इसने किया है एक्चुअली। तो हमें सबको खुशी होती है, घर वालों को भी, कि चलो ठीक है, इसके साथ जो भी हुआ ईश्वर ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसको स्ट्रगल दिया, चैलेंजेस दिए, हमें भी चैलेंजेस दिए। तो डेफिनेटली हमारी उसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ या और भी कोई ग्रोथ, फाइनेंशियल, एजुकेशनल, सारी चीजें मिला करके कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ हुई है इस चीज से, ऐसा मुझे लगता है। जी। सो नरेश जी, जैसे हर एक भाई का सपना रहता है अपनी बहन की घर बसे, एक वेल सेटल्ड फैमिली में रहे, वो उसकी अपनी एक फैमिली हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, ये सभी चीजें। तो ऐसे में फिर अभी संजीवनी जी का, चलो ठीक है, आपने कोशिश करके उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया, रेकी सिखाया, लेकिन आगे के बारे में आप क्या सोचते हैं, उनकी लाइफ के बारे में? मैम ये तो एक्चुअली इसी पे डिपेंड करता है। अगर ये कहती हैं कि मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए या मैं शादी करना चाहती हूँ, तो शादी करा देंगे। और अगर ये कहती है कि ठीक है मैं इसमें खुश हूँ, क्योंकि बहुत प्रसन्न रहती है, ऐसा कुछ इसके दिमाग में कभी आता नहीं है कि मेरी भी कोई स्टेबल फैमिली हो या कुछ इस तरह का हो। अगर आता है तो मैं उसके लिए मोस्ट वेलकम, वो कर देंगे। और जब तक ये चाहती है कि मैं ये हीलिंग का ही काम कर रही हूँ, मैं इसमें खुश हूँ, तो फिर मेरे पास भी ठीक, मुझे उसमें कोई तकलीफ थोड़ी है। कितनी अच्छी बात है। अगर हर एक बहन को ऐसा भाई रहता है तो जीवन में डोमेस्टिक वायलेंस नाम की कोई चीज ही रहती नहीं होगी देश में। मैम अब ये तो कोई प्रेम है हमारा आपस में, तो मतलब मैं तो यही कहता हूँ कि तुझे जो चाहिए ना वो मैं सब कर दूंगा यार, क्या है उसमें। तो जो चाहे वो कर, जैसा तुझे अच्छा लगे, खुश रहे, प्रसन्न रहे, वो कर ले। जिस दिन भी एक भी बार बोलेगी कि भैया मेरी शादी कर दो, मैं उसके लिए तैयारी चालू कर दूंगा, शादी करने की कर दूंगा। और मुझे मालूम है कि जब ये दूसरों के रिलेशनशिप और ये सब मैनेज कर देती है, मेंटेन कर देती है, किसी भी चैलेंज से बाहर लेके आ जाती है, तो जब ये शादी करना चाहेगी तो शादी हो ही जानी है, फिर उसमें क्या है, मैं भी जानता हूँ।
ये हो जाएगी। जी, अच्छी बात है। अभी आप जब अकेले हैं, सहयोग दे पाना, ये सभी चीजें संभव है, हम समझ सकते हैं। घर पे है, बचपन से आप लोग एक ही साथ पले पड़े हैं, एक घर के माँ बाप के बच्चे। लेकिन जब आपकी शादी हुई, आपके बच्चे आए हैं, तो भी आप उतना ही कर पाते हैं? आपकी फैमिली वाले भी संजीवनी जी को इतना ही सपोर्ट देते हैं? फैमिली का सपोर्ट तो रहता है पूरा। हाँ, आपने पूछा फैमिली भी उतना ही सपोर्ट कर पाती है क्या करके। जी। तो अब वाइफ के पास उसके अपने काम है, लेकिन अगर ये कुछ बताएगी इसका काम भी तो वो कर देगी तुरंत ही, बोलते के साथ। उसमें कोई इशू नहीं है। मम्मी पापा है, एक बात है, लेकिन मन से स्वीकार करना कि हाँ ये मेरी ननंद है, तो मुझे इनकी हर बात, वो जो भी है, जैसी भी है, मुझे उनको सपोर्ट करना है। भले फिजिकली हम कितना सपोर्ट कर पाते नहीं कर पाते, लेकिन एक मॉरल सपोर्ट देना, उनको एक्सेप्ट करना, वो तो है, वो एक्सेप्टेड है जी। वो 100% एक्सेप्ट है, बिल्कुल। फैमिली में 100% एक्सेप्ट है, जैसी है जो है बस वो एक्सेप्टेड है जी। नरेश जी राजस्थान से है। राजस्थान में ज्यादातर हम देखते हैं कि गर्ल्स की जो सिचुएशन है, अर्ली मैरिज करना, और मतलब थोड़ा सा अलग सिस्टम रहता है लड़कियों को लेकर के। तो फिर आपको रिश्तेदार से या फिर समाज से ऐसा कोई दबाव था आपके परिवार में इनकी लाइफ को लेकर के? नहीं मैम, कभी भी नहीं रहा। तो आपको अपनी रिलेटिव्स या फिर नेबर्स, किसी से भी ऐसा कोई चैलेंज नहीं आया? हाँ, चैलेंज नहीं आया मैम इस तरह का। तो नेबर से तो आने का था ही नहीं, क्योंकि हम लोग पहले तो किराए से ही रहते थे। अभी मकान तो मैंने 7-8 साल पहले ही, और तो नेबर से तो कोई इशू आया नहीं। और रिलेटिव्स का जहाँ तक है, तो रिलेटिव्स का इस तरह का इशू आया नहीं, क्योंकि फैमिली में एक हम ज्यादा इन्वॉल्वमेंट किसी का इस तरह का रहता नहीं है, डिस्टरबेंस करने वाला और वो सब। तो इस तरह का तो कुछ कभी दिक्कत आई नहीं मैम। कई बार हम कई लोगों के अनुभव में सुनते हैं कि जब व्यक्ति ब्लाइंड हो जाता है, दृष्टि चली जाती है, तो लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनकी जो जीवन में चैलेंजेस होने वाला है, अभी इसको वो एक मुसीबत जैसा मानते हैं, और मदद करने की जगह उल्टा उनको और भी थोड़ा सा दिक्कतें देते हैं, मॉरल सपोर्ट ना करके उनको और डिमोटिवेट करना इस तरीके से। तो आपको भी ऐसी चैलेंजेस फेस करनी पड़ी संजीवनी जी को या आपको? नहीं, हमें तो नहीं करनी पड़ी मैम, बिल्कुल भी। क्योंकि हम तो दोनों बहन भाई पता नहीं कैसे कनेक्टेड ही थे, शुरू से बचपन से कनेक्टेड थे, तो इसलिए इस तरह के इशू हमारे आए नहीं बीच में कभी। इस तरह का कोई भी चैलेंज आया नहीं, क्योंकि मॉरली तो हम जुड़े हुए ही हैं, शादी से पहले से ही कनेक्टेड थे, शादी के बाद भी कनेक्टेड ही हैं। तो उस तरह के कोई इशू मुझे तो नहीं लग रहा कि कहीं कुछ आया है। प्रीवियसली भी मैं पास्ट में भी देखता हूँ अगर, तो वहां पर भी मुझे लगा नहीं कि इस तरह के कोई चैलेंजेस आए हों जिसमें डिमोटिवेट, क्योंकि मैंने तो उसको शुरू से मोटिवेट ही करा। जब भी तो ये आज इस मुकाम पे जिस जगह पर ये बैठी हुई है, ये इसीलिए तो आ गई क्योंकि हम दोनों ने मिलकर साथ में काम किया, तभी तो आ गए। इसकी हर चीज जो भी इसको कुछ आता है, वो पहले मेरे को सीखना है, फिर उसको सिखाना है करके। तो मैं तो जुड़ा हुआ ही हूँ इसके साथ ही। नहीं, आप तो जुड़े हैं, मैं समाज की बातचीत कर रही हूँ। चाहे इनकी क्लाइंट्स हो सकता है पहले उनको नहीं पता है कि ये दृष्टिबाधित है, आने के बाद पता चला कि ये दृष्टिबाधित है, या क्या कर पाएगी। होता है ना, कई बार हम कई लोगों के अनुभव में सुनते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कोई भी चीज अगर 2 लोग सिखा रहे हैं, एक दृष्टिबाधित एक नहीं है, तो नहीं है वाला शायद ज्यादा अच्छे से कर पाएगा। इस तरह का माइंडसेट रहता है कुछ लोगों का, लेकिन इसके क्लाइंट के साथ ऐसा नहीं है मैम। बहुत अच्छी बात है। हाँ, और फिर ये तो रिजल्ट देती है। एक्चुअली में क्या है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट देना। अगर ये बोलती है कि 7 दिन की हीलिंग में आपको इम्पैक्ट आएगा और 3 दिन की हीलिंग में ही उसको रिजल्ट आने लग जाएंगे, तो फिर उसमें दृष्टिबाधा क्या करेगी? तो फिर इसके प्रेम में आ जाते हैं लोग। बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो नरेश जी, आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं इसके लिए? हाँ जी, संजीवनी जी के लिए। संजीवनी के लिए सोचते हैं कि जब तक इसका भैया है तब तक कोई दिक्कत ही नहीं, और ये तो रहेगा ही इसके साथ हमेशा ऐसा। तो आपके पेरेंट्स भी आपके साथ रहते हैं? जी बिल्कुल, हम एक बहन एक भाई हैं, तो मेरे साथ ही रहते हैं पेरेंट्स। सो आप पूरा जॉइंट फैमिली साथ में? हाँ, जॉइंट फैमिली। हाँ, मम्मी पापा, सिस्टर, मैं और मेरी वाइफ और 2 बेटियां, हम 7 लोग हैं, साथ में रहते हैं सारे। बहुत अच्छी बात है। बच्चों को कभी मन में सवाल आता है कि बुआ क्यों नहीं देख पाती हैं, क्या है? सवाल पूछते हैं बच्चे एक्चुअली बड़े हो गए हैं, अभी तो एक 10th में है, एक फर्स्ट ईयर में है, तो बच्चों के मन में भी सवाल आता है संजीवनी जी को लेकर के
आपने कैसे उनको समझाया, बच्चों को जब छोटे थे? बच्चों ने एक्चुअली क्या है मैम कि जब बच्चे समझदार हुए तो उन्होंने इसको ब्लाइंड ही देखा शुरू से ही जी। जैसे मैं इसको ट्रीट करता था हाथ पकड़ के, वैसे ही वो भी ट्रीट करने लग गए बच्चे। तो उनके दिमाग में कभी ऐसा आया नहीं कि ये ऐसा कैसे चलेगा या क्या हो गया या बुआ के साथ ऐसा क्यों है। वो तो उतना बहुत अच्छा प्यार करते हैं और बच्चे ट्रेंड है बिल्कुल। तो कहीं उतरना है, करना है, चढ़ना ये है वो है, कुछ भी काम है तो वो सब समझते हैं अच्छे से। इसको टाइम देते हैं, पढ़ाई वगैरह करने के बाद समय होता है तो इसके पास बातचीत करने आते हैं, इसके कमरे में भी आते हैं, इसको भी बुलाते हैं साथ। इस तरह का है माहौल, कभी इस तरह का लगा नहीं और कुछ पूछा भी नहीं बच्चों ने कभी, क्योंकि वो शायद बचपन से ही उन्होंने जब समझदार हुए तभी से इसको इसी स्थिति में देखा ना, तो फिर इस तरह के क्वेश्चंस बने नहीं उनके, जहां तक मुझे लगता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी, आज हमारे साथ जुड़ करके बातचीत करने के लिए। थैंक यू मैम। सो संजीवनी जी। जी दीदी। आपकी क्या फ्यूचर प्लान है, आप क्या सोचते हैं अपने जीवन के बारे में? फ्यूचर में दी मैं एक बहुत बड़ा हीलिंग टेम्पल बनाना चाहती हूँ अपना, जिसमें मैं सब लोगों की दिल से सेवा कर सकूं। मेरा ड्रीम है कि मेरे हीलिंग टेम्पल में अगर कोई भी पेशेंट बनकर आया है तो वो स्वस्थ होकर ही जाए पूरी तरह से, हर किसी भी लेवल पे, चाहे वो किसी भी तरीके से, चाहे मेंटल लेवल पे उसको कोई परेशानी है या उसके रिलेशंस में कोई इश्यूज आ रहे हैं या फिर फिजिकल लेवल पे कोई प्रॉब्लम है, तो जो मेरे टेम्पल में आ गया वो ठीक होकर ही जाए। बस ये छोटा सा ड्रीम है मेरा और मैं सब लोगों की बहुत दिल से सेवा करना चाहती हूँ। मेडिटेशन सिखाना चाहती हूँ। मेडिटेशन अपने टेम्पल में मैं रेगुलर बेसिस पे करवाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज के जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत मेडिटेशन की है। अगर हम ध्यान करते हैं, अगर हम प्रेजेंट में जीते हैं तो हमारी लाइफ में कोई ऐसे खास इश्यूज आते नहीं हैं और अगर आते भी हैं तो रिजॉल्व हो जाते हैं। तो मैं एक ऐसा टेम्पल बनाना चाहती हूँ, हीलिंग टेम्पल, और अपना पूरा जीवन बस इसी में समर्पित करना चाहती हूँ। और दूसरा, मैं अपने दृष्टिबाधित लोगों के लिए भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि लोगों को जब वो अगर लेट ब्लाइंड है तो वो संभल ही नहीं पाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि जीवन ऐसे भी जिया जा सकता है और बहुत अच्छे से जिया जा सकता है। तो मैं उन लोगों के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ, जो मेरे दृष्टिबाधित भाई बहन है, उनके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ अपने जीवन में। सो संजीवनी जी। जी दीदी। जैसे कार्यक्रम का नाम है मन की आंखों से, जी। आपको अपने जीवन में कब ऐसा महसूस हुआ कि वाकई में जीवन मन की आंखों से देखने वाली है? जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, हीलिंग सीखी, तो जब मुझे चीजें फील होने लगी, मैं आवाज से पहचानने लगी कि कौन है, कौन आया है, कौन बोल रहा है। मैं सूंघ कर पता लगाने लगी कि क्या चीज है। तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारी आंखें ही सब कुछ है, हमारे पास और भी बहुत सारे इंद्रियां हैं हमारी, जिनसे आराम से बहुत अच्छे से हम जिंदगी को जी सकते हैं। तो जब मुझे ये महसूस होने लगा कि आंखें इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, अगर नहीं भी है तो भी काम आराम से हम जीवन जी सकते हैं, तो ही मुझे मतलब जब मैं अपने मन की आंखों से देखने लगी दुनिया को, लोगों को, अपने आप को, मेडिटेशन में उतरी, तब मुझे लगा कि हाँ मन की आंखों से भी बहुत अच्छे से जिंदगी जी जा सकती है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। इतनी पॉजिटिविटी के साथ आप सभी के साथ अपनी जीवन के बारे में शेयर कर रहे हैं, अपने विचारों को बांट रहे हैं। तो कार्यक्रम के अंत में आप हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूंगी श्रोताओं, जीवन में संघर्ष आते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जो मूवी का डायरेक्टर रहता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रगल वाला रोल है वो किसे देता है? जो उसको बहुत अच्छे से, जो एक्टर उसको बहुत अच्छे से कर सकता है वो उसे देता है। तो हमें यदि लाइफ में स्ट्रगल मिल रहे हैं या चैलेंजेस हमारी लाइफ में हमें फेस करने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वह ईश्वर के हम लाडले बच्चे हैं, इसीलिए वह हमें यूनिक समझता है, उसके हम प्यारे बच्चे हैं, इसीलिए वह हमें स्ट्रगल दे रहा है, क्योंकि वह जानता है कि ये फेस करके हर प्रॉब्लम से आगे निकल जाएंगे और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, क्योंकि जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सॉल्यूशन भी जरूर है, जरूर है।
तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी, मैं ये नहीं जानती कि आप अपनी लाइफ में क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और हम तो उस ईश्वर के लाडले बच्चे हैं ना, तभी तो वो हमें इतने बड़े बड़े स्ट्रगल्स देता है, क्योंकि हम निकल जाएंगे, उसे हम पर विश्वास है, ईश्वर का भरोसा हम पर है। और कितनी बड़ी बात है ना, ईश्वर हम पे भरोसा करता है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव सोचें, हमेशा पॉजिटिव सोचें। पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव ही होता चला जाएगा। तो अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक बनाए रखें, अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी को शामिल करें, अपने जीवन में मेडिटेशन को शामिल करें, जीवन अच्छा बेहतर से बेहतर होता चला जाए। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजीवनी जी। आज आप रेडियो मधुबन की इस कार्यक्रम पर जुड़े हैं। मन की आंखों से इस कार्यक्रम में हमारे मन की आंखों से देखना जीवन को क्यों जरूरी है, बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे मेहमान, फर्स्ट ब्लाइंड रेकी ग्रैंड मास्टर संजीवनी गौतम जी। ऐसे ही कुछ और अनुभवों के साथ हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए साथी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4 FM।